नमस्कार दोस्तों। आज हम बजट में हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हेल्थ आउटलेस के ऊपर, हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर हम बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। रादर हम डेटा एनालिसिस पे भी जाएंगे इसका, और इसका जो होगा एक क्रिटिकल रिव्यू हम इसको देंगे, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इससे मुख्य मुख्य बातें हैं, जो फिजिबिलिटी है, जो प्लान है, जो एक लंबा प्लान लिया गया है, उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस किस मद में पैसा कटा है, किस में बढ़ा है, आंकड़ा जो है ये किस तरीके से 137% का राइज दिखा रहा है, क्या एलोकेशन हुई है, इसके पीछे का हम गणित समझेंगे, किन वजहों से ये किया गया है, उसका हम एक डीप एनालिसिस करेंगे। इसका जो इम्पैक्ट है कोविड को लेकर के हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, कोविड को लेके फिर हम फार्मा इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, इसका जो है हम इसके आंकड़ों पे हम बात करेंगे। देश की जो हालत है, देश में जो हेल्थ केयर की मौजूदा स्थिति है, हम उसको आंकड़ों के साथ बात करेंगे। ये दो पार्ट में सीरीज होगी, और जो इसका अगला होगा वो पूरा क्रिटिकल रिव्यू होगा वो उसमें। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से जब आपको आंसर्स लिखने होते हैं, जिस तरीके से उसका क्रिटिकल रिव्यू करना होता है, आपको फैक्ट्स के साथ, एनालिटिकल एबिलिटी के साथ उसको देना होता है, फैक्ट्स और एनालिटिक को मिला करके करना होता है, तो वो किस तरह से किया जाएगा हम इसको पार्ट 2 में करेंगे। तो इसमें जो है बुनियादी तौर पे बड़ी बड़ी बातें जो इस बजट में कही गई हैं, जो एक तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड इस तरीके से किया गया है, जो राइज दिया गया 137% का, इसको हम प्योर मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिकल कसौटी पे उतरेंगे। कहाँ किस मद में क्या किया गया है, किसको किसके साथ मिला दिया गया है, कैसे ये आंकड़ा इतना बड़ा दिखा रहा है, इतना बड़ा राइज दिखा रहा है, उसकी वजह क्या रही है। तो ये तमाम बातें जो है हम इसमें करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे बात करेंगे 2017 का, उसका जो एक विजन है, फिर इसने किस तरीके से हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमी में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे। फिर हम इसमें ये देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को हेल्थ केयर के अंदर और बेहतर बनाने की, और एक तरीके से कम्पिटिटिव बनाने की, एक तरीके से वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की तरफ आगे बढ़ने की जो बात हुई है। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हम इसको अपनी स्लाइड पे देख लेते हैं। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत जो है, ये हेल्दी आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है, इस बजट में उसकी सोच क्या है, उसके पीछे एलोकेशंस किस किस तरीके के किए गए हैं। तो ये तमाम बातें जो है, डेटा हमारा क्या कहता है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, डेटा आउटले का जो आपका हेल्थ पे है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इस तरीके के जो ये हुए हैं, जिस तरीके से ये जो बजट आया है, इसको लेकर के ये रैशनल इसका जो है वो क्या है, और ये इसकी फिजिबिलिटी क्या रहेगी, और इसकी जो है कि इसके पास जो पोटेंशियल है, क्या वो तब्दील होगा, जो हमारा विजन है उसके मद्देनजर इस पर्टिकुलर बजट के हवाले से जो खर्चा, जो एलोकेशन दी गई है। हमारा मुल्क 137 करोड़ के करीब की आबादी है, तो इतनी सारी चुनौतियों के साथ हमारी जो मौजूदा स्थिति है, उन सब के मद्देनजर में ये जो बजट की बात है, इसमें ये किस तरीके से होगी। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, तो हमारे पास इस वक्त जो है 37,725 कुल सरकारी अस्पताल हैं। और इसमें मैं जो ये कह रहा हूँ आपसे आंकड़ा, इसमें आपका जिला अस्पताल है, आपका पीएससी है, और इसका आपका सीएससी इत्यादि मिलाकर, ये जो सारा कुछ मिलाकर आपके पास इस समय 137 करोड़ की आबादी में हमारे पास 37,725 कुल सरकारी अस्पताल हैं, जहां पर हेल्थ केयर मिलती है। किस अलग अलग डिग्रीज में मिलती है, पीएससी की अलग है, जिला अस्पताल का अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुल मिलाकर के ये 50,000 भी नहीं है, और 137 करोड़ की आप लगा सकते हैं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 7,39,024 फुल बेड है हमारे पास, यानी कि जो बेड हैं, जो अस्पतालों के अंदर जो आपके जो एक तरीके से बेड मिलता है, उसमें 7 लाख, कुल 7 लाख मैं बता रहा हूँ आपको, 39,024 बेड हैं, ये गिनती है, ये सरकारी आंकड़े हैं, आपको बता रहा हूँ। इसके साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 4,71,173 जो बेड हैं वो आपके शहरी क्षेत्रों में है। तो इसके साथ जो आपका 2,69,588 जो बेड है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेल्थ केयर जो है, ये एक तरीके से इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें कोविड ने तो एक्सपोज करके रख ही दिया है, लेकिन कितनी ह्यूज गैप है पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर हम इसमें डॉक्टर्स की बात करें, जो रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो आपकी 11,54,686 हैं, यानी कि 12 लाख का आंकड़ा भी नहीं है, और 137 करोड़ में बार बार आपसे कह रहा हूँ, 11,54,686 देश में कुल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा ऐड कर दें, तो 7,99,879 आयुष डॉक्टर हैं देश में, यानी कि 8 लाख के करीब हमारे पास आयुष डॉक्टर हैं, और 2,54,000 डेंटल सर्जन जो रजिस्टर्ड हैं, वो ये हमारे इस वक्त हमारे मौजूदा जो स्थिति है इनकी हेल्थ केयर के अंदर ये है। तो ये हमारी एक तरीके से देश की जो हेल्थ केयर के जो डेटा है, ये स्टैगरिंग डेटा है, बहुत चौंकाने वाले डेटा हैं, और ये बताते हैं हमें कि हमारा हेल्थ केयर आज की स्थिति उसकी क्या है, क्या होनी चाहिए। प्रमुख देशों के साथ स्वास्थ्य की सेवाओं पर जो खर्च है, अमेरिका का 17% है, जर्मनी
जर्मनी का 11.2 है, फ्रांस 11.2 है अपने जीडीपी का, और ये जो ब्राजील है 8.3, जो ब्रिक्स कंट्रीज में प्रोमिनेंट है जिसमें इंडिया भी है, रशिया में 7.1 है, चाइना 5% है, बांग्लादेश 2.3, जैसे पर कैपिटा इनकम में बहुत डिबेट्स हुई थी, उसमें वीडियो भी बनाया था मैंने, तो 2.3% अपने जीडीपी का वो इस पे खर्च कर रहा है। अफगानिस्तान आपका 8.2 कर रहा है, नेपाल आपका 5.8 कर रहा है, इवन पाकिस्तान आपका 3.2 कर रहा है। तो आप ये देखेंगे जो हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसकी भी बात करेंगे जिसमें 2.5 करने को कहा गया था। तो आप ये देखिए हमारी जो मौजूदा स्थिति हेल्थ केयर की, क्या उसके मद्देनजर ये बजट जो है इसमें क्या एक आधारभूत ढांचा देने की तरफ आगे बढ़ा है, या सिर्फ इसमें एक तरीके से आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया है लोकेशंस को। उसका पूरा गणित, उसका पूरा एनालिसिस हम इसमें करें। इसके साथ साथ जो इसमें एक बुनियादी चीज और है, मैं आपको बताता चलूं, 2.23 लाख करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं इसमें, और 137% ज्यादा ऐसा बताया जा रहा है, इतना राइज दिया जा रहा है। और इसके अंदर 35,000 करोड़ जो है वो आपके कोविड के लिए किए गए हैं, कोविड के जो टीके उसको बढ़ाने की बात भी की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। और इसमें 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन इस समय दे रहा है भारत। तो ये जो इस तरीके का जो चुनौतियां हैं, जो तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, इसमें जो प्रमुखता से जो आप बजट को जब आप पढ़ते हैं, आप उसके डेटा को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनेक्सर्स को आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि बजट आवंटन में जो वृद्धि से देश के सभी के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, ये इसका पहला है। इसके साथ आपका रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो हेल्थ केयर की मैंने बात की थी, उसके लिए हम आंकड़े क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आर्थिक गति, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका हिस्सेदार क्या हिस्सा रहेगा, किस तरीके से आर्थिक गति को बढ़ाएगा। तो ये तमाम बातें हैं, और मैं आपको एक डेटा देता हूँ WHO से। तो इसके बाद ये कहा गया कोविड से निपटने के बाद हमें गैर संक्रामक रोगों की अगले संकट के तौर पर देखना चाहिए, जो बहुत ही रियलिस्टिक है, और जो 2030 तक जो है 80% मौतों के लिए जिम्मेदार होगा हिंदुस्तान के अंदर। और इससे देश पर 4,000 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ पड़ने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप ये देखिए कि स्टैगरिंग डेटा है, अनबिलीवेबल है कि हम हेल्थ केयर में कहाँ हैं आज। तो इसके साथ साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जो एक साथ अगर 1 मिलियन की आबादी वाले 42 शहरों में स्वच्छ हवा, जैसे भारत के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पतालों को ब्लॉक खोलना, ये जो तमाम बातें हुई हैं, अगर हम इनको एक इस तरीके से पढ़ें तो ये याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो इसको हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हम इसको करेंगे, और मैं आपको पूरा वो आंकड़ा दूंगा पूरा, उसमें इसमें इसी लेक्चर में कम से कम 7 चार्ट्स हैं। तो हम उन 7 चार्ट्स को हम देखेंगे, हेल्थ केयर की जो मौजूदा स्थिति है, जो होनी चाहिए, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का विजन है, और जो इस बजट का विजन है, और 2025 की जो बात की जा रही है इसमें बार बार, वो तमाम बातें जो हैं हम एक के बाद एक इसमें करेंगे। तो इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, तो हम ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने एक तरीके से इसमें जो बहुत अच्छी चीज है, उसमें 50,000 से अधिक बच्चों की जान जो है वो बचाई जाएगी। अब वो किस तरीके से बचाई जाएगी, उसका क्या एक गणित होगा, वो क्यों जरूरी है, कौन सी वैक्सीन उसमें, कौन सी उसमें दवाई का उसमें प्रयोग होना है, तो ये सारी जो बातें हैं हम इनको सबको एक एक करके इसमें लेंगे। मैं आपको और बताता चलूं कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें की गई हैं उसमें यह है कि 9 बायोटेक सेफ्टी लैब की स्थापना होगी, WHO के सहयोग से संस्थान बनाए जाएंगे। तो वो किस तरीके के होगा, सहयोग से देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका WHO के सहयोग से होगा ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ। तो ये तमाम बातें जो हुई हैं, और इस तरीके से देश में 4 नई लैब स्थापित करने का फैसला किया गया है। अब तक देश में पुणे में स्थित जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV की ही जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसके अलावा जो है 9 बायो सेफ्टी लेवल 3, इसमें अगेन इंपॉर्टेंट है लेवल 3, आप याद रखिएगा, 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। इन लैब का जो है BSL भी कहते हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम होते हैं। तो ये तमाम बातें जो हुई हैं, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 3,382 ब्लॉक्स में लोक स्वास्थ्य इकाइयां बनेगी। एग्जाम से आप ये आंकड़ा याद रखिएगा, 3, 33, 33, 82 यानी 3,382 बनेंगी। और राष्ट्रीय नियंत्रण जो केंद्र है, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं में 20 महानगरों में इसकी यूनिट स्थापित होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, और उसमें एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता चलूं, इसको हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। इसके बाद
इसके बाद निमोनिया टीके के लिए जो है अलग से बजट दिया गया है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देश में जो है जो बच्चे हैं हमारे नौनिहाल हैं जो उनको निमोनिया से बचाने के लिए न्यूकोकल जो टीकाकरण है देश भर में चलाया जाएगा। अभी ये सिर्फ 5 राज्यों में चल रहा है, तो मैं आपको उन 5 राज्यों के नाम भी बताऊंगा। उसमें यूपी मुख्यतः है। और इसमें जो है कि इस तरीके से 50,000 बच्चों को निमोनिया, सिफिलिसिस और मेनिंजाइटिस से बचने की जो वजह से मौतें हो रही हैं उस पर एक रोकथाम लगेगी। इससे मासूम बच्चों की, और ये बहुत एक तरीके से शर्मिंदगी का भी कारण है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं एनीमिया के शिकार हैं, वुमेन जो है वो है, तो इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं खास करके बच्चों के लिए, तो ये जीरो टॉलरेंस में आना चाहिए ये सब, कि हम अपने देश के बच्चे नहीं मरने देंगे किसी भी हालत में। गरीबी, भुखमरी, इन सभी करने में देंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इसके बाद जो मैं आपको बताता चलूं जो और इंपॉर्टेंस इसमें दी गई है वो ये है कि आयुष के लिए 548 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। यानी जो हमारा आयुष मंत्रालय है इस बार 800 करोड़ रुपए जो है उसे अच्छा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, 848 टू बी प्रिसाइज। और इसमें पिछले वर्ष 2020-21 में आयुष को 2122 करोड़ रुपए का बजट मिला था, और इस बार जो है कि इसमें 848 की बढ़ोतरी हो गई है। तो कुल मिलाकर इसको जोड़ दिया जाए तो 2970 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया गया, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन इसमें 1000 करोड़ हो जाता या उससे ज्यादा हो जाता तो और अच्छा रहता। इसके साथ साथ जो ये है कि 272 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी जो है वो नई दिल्ली स्थित जो एम्स में है, AII इसमें है, ये आपका भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान जो है आपका, AIIA इसको कहते हैं। इसके लिए आपको 272 करोड़ मिले हैं। 348 करोड़ रुपए जो हैं AIIA का जो है वो सालाना बजट है, तो उसमें एक तरीके से 272 करोड़ की और बढ़ोतरी कर दी गई है। 348 का तो उनका सालाना बजट पहले से था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को जो है 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए, उसमें अप्रेंटिसशिप के तहत इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए प्रशिक्षण के लिए 3,000 करोड़ दिए गए। यानी हम रिसर्च में बहुत ज्यादा, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को मंजूरी मिल गई है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। और इसकी इस नीति के तहत जो जुड़ी सूचना इंटरप्रेट, और इसमें टेलीमेडिसिन की तरफ भी सरकार ने बहुत रुझान दिखाया है, उसकी तरफ प्रयास किया, जो कि सराहनीय प्रयास हैं सरकार की तरफ से। तो ये किस तरीके से होगा, कैसे किया जाएगा, और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य अनुसंधान को जो है आपका 600 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। यानी कि ये 2663 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है स्वास्थ्य अनुसंधान को, यानी रिसर्च को। तो कोरोना महामारी के बीच जो है देश में वैज्ञानिक और स्वास्थ्य शोध अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका रही है। तो देश को इसी तरीके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है 2663 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये एक तरीके से जो इसका जो बजट है वो आपका बढ़ा करके 1795 से बढ़ा करके 2358 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आपका भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद जो है, जिसको आप कहते हैं ICMR का जो है ये जो बजट है 1795 से बढ़ाकर 2358 रुपए कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो महामारी के बीच, कोरोना महामारी के बीच जो ICMR है इसको नियंत्रित करने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। इसको देखते हुए सरकार जो है संस्था को और मजबूत करना चाहती है। पिछले वर्ष जो था, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य अनुसंधान का जो बजट था वो आपका 2100 करोड़ था। और जबकि उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें 2019 के लिए, तो उसका बजट जो है सरकार ने 1860 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये सराहनीय कदम है। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको देश की बताया था कि मेडिसिन में हमारी हालत क्या है, हेल्थ सेक्टर की हालत क्या है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मिशन पोषण है 2.0 कहा जा रहा है उसे, मिशन पोषण 1 पे भी हम आपको डिटेल से बताएंगे, 2018 की बात है। उसके बाद जो बजट में देश के लिए 112 प्रमुख जिलों में पोषण के ढांचों को मजबूत किया जाएगा, और इससे बच्चों और महिलाओं को के स्वास्थ्य को बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2018 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पोषण अभियान के रूप में लॉन्च किया था। तो 218 जो है वो पोषण 1 हो जाएगा आपका। और ये जो इस बजट में आपका क्या है, 112 जिले, यही याद रखिएगा आप। तो ये मिशन पोषण 2 ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए बजट होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो इसमें और मुख्यतः बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि 2 मोबाइल अस्पताल और 15 आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र, यानी ऑपरेशन केंद्र जो हैं, इसके लिए 2 मोबाइल अस्पताल, जो बहुत अच्छी बात है। तो देश के जो है 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाह और 7 लैंड क्रॉसिंग पर मौजूदा 33 स्वास्थ्य
स्वास्थ्य इकाइयों का विस्तार किया जाएगा। यानी कि जो इस बजट में ये होलिस्टिक अप्रोच के तौर पर लिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें काफी बेहतर जो दी जा रही है, इसमें क्रिटिकल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन पे काम की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो अब इसमें जो अब हो रहा है इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसमें एक क्रांति चाहिए, एक रिवोल्यूशन चाहिए इसके अंदर। तो इसके साथ साथ जो है कि इसके साथ जो है इसमें 17 नई इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। तो देश में 2 मोबाइल अस्पताल, 15 आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। इसका मकसद जो है कि लोगों को अगर इमरजेंसी में बुलाते हैं, जैसे कई राज्यों में 108 की जो सुविधा है वो है, लेकिन कई बार उनमें डीजल भराने के पैसे नहीं होते, तो ये जो है ये आप ये देखिए रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको भी एड्रेस करना जरूरी है। और इसमें जो है कि जैसा मैंने आपको बताया, आयुष्मान भारत के लिए जो है 6,400 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत के लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है। फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2020 वाला था, पिछले साल जो था वो आपका 6400 ही था, इसका 6400 करोड़ था, तो इसमें नहीं बढ़ाया गया। तो आप याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से किसमें मद नहीं बढ़ाया, तो आपको लग सकता है आयुष्मान भारत के लिए शायद बढ़ा दिया हो, लेकिन ये आपको 6400 करोड़ पे एज इट इज रखा गया है। और इसके साथ 3200 करोड़ जो रुपए का जो बजट है 2000 में इसको सरकार ने दिया था। तो आयुष्मान भारत को कोई अतिरिक्त बजट नहीं मिला है, ये एक तरीके की फाइंडिंग है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो वर्ष 2018 के बाद पहली बार आयुष्मान भारत योजना को अतिरिक्त बजट नहीं मिल सका है। इस बार भी ये 6400 करोड़ रुपए मिले हैं, पिछली बार भी इतना मिला था। तो आप ये याद रखिएगा ये वाला आंकड़ा। तो इसके बाद जो है अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालिसिस की तरफ जाए, जो कि मैं अगले 2 लेक्चर्स में डिटेल से करूंगा, तो हम स्वास्थ्य में काफी एक तरीके से घोषणाएं काफी हुई हैं, पर क्या सभी चिंताएं दूर होंगी, ये बहुत एक तरीके का बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये सवाल का वक्त बताएगा, इसका जवाब वक्त देगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इससे सभी चिंताएं दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अगर कोरोना टीके को छोड़ के बाकी सभी जो घोषणाएं हैं फिलहाल बजट में मामूली बढ़ोतरी जैसे प्रतीत होते हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे सारे आंकड़ों का, जब हम उनको देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो खेल हुआ है आंकड़ों के साथ वो किस तरीके का है, और बहुत दिलचस्प खेल है वो। तो उसको आंकड़ों के साथ हम पूरा क्रिटिकल रिव्यू करेंगे रादर हम उसका। तो इसके साथ जो है आत्मनिर्भर जो ये है स्वस्थ भारत योजना जो है, इसमें स्वास्थ्य के अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी योजनाओं के तहत जो आंकड़े सामने आए हैं, उनको किस आधार पर एक तरीके से निर्धारित किया गया है, इस पे क्रिटिकल रिव्यू करेंगे। इसी तरीके से कोरोना टीके की अगर हम बात करें, तो सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की है, लेकिन ये जो राशि है उन्होंने इसको कैसे इस फिगर तक पहुंचे, उसने कैसे निर्धारित की, मैं ये नहीं कह रहा कि कम है या ज्यादा है, उस पर नहीं जा रहे हम। इसका जो मेथोडोलॉजी है, जो मैकेनिज्म है, जो सरकार की रीजनिंग है, उस पर भी एक इंसाइट चाहते थे, जो कि हमें इस बजट में नहीं मिली है। मैंने नेक्स्चर्स भी देखे इसके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तो अब तक ये नहीं बताया गया है। तो न्यूमोकोकल जो टीके को लेकर अच्छा फैसला किया गया है, न्यूमोकोकल टीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश में निमोनिया के चलते हर साल करीब जो है निमोनिया, आप बिलीव करेंगे 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है हर साल। और इसी तरीके से पोलियो की तरह न्यूमोकोकल जो टीकाकरण भी अगर मिशन मोड पर चलाया जाता है, तो अगले कुछ वर्षों में इसके परिणाम बेहतर मिलने का पूरा इसमें अनुमान है। जो सरकार का इसको तो स्वागत करना चाहिए। और विषाणु विज्ञान में 4 क्षेत्रीय संस्थान, 9 लैब शुरू करना संक्रमण रोगों को रोकने के लिए उचित कदम है। तो आम जनता को इसका है कि कुछ सालों में इसका पता, लेकिन अगर ये सब जाता है और इसको और रिवोल्यूशनाइज तरीके से किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इसको सराहना करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें थोड़ी सी और बात करें, जिस तरीके से हम पेशावर सर्विसेज की बात कर रहे थे कि किस तरीके से अपनी वर्क फोर्स को किया गया, इसमें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हम आपको बताते चलें। इसमें स्वास्थ्य के लिए जो आधारभूत और अत्याधुनिक ढांचे का जो निर्माण है, इसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमान है, ऐसा सरकार का करें, लेकिन इसका भी मैं क्रिटिकल रिव्यू करूंगा कि कहां पर इसमें एक कैच है, कहां पर इसमें दुश्वारियां हैं, वो क्रिटिकल रिव्यू में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार जैसा सोच रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इसको जो है कि कमान जो है प्रशिक्षित पेशावरों के हाथ में देने का सरकार ने फैसला किया है। जैसे कि मैंने आपको डॉक्टरों की, नर्सों की हालत जो बताई थी, डेटा बताया था मैंने आपको, इसमें स्वास्थ्य फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है कि प्रशिक्षित पेशावरों की जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कमी को दूर करने के लिए नए सुधारों का ऐलान किया गया है। अब ये नए सुधार क्या है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला है वो ये है, इसके तहत जो है जो नर्सिंग प्रशिक्षण को नियमित को लेकर के विशेष नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बनाया जाएगा। ये बजट की बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। किसको रिप्लेस करेगा हम आगे बताते हैं उसे। तो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है फिलहाल देश में जो नर्सिंग और मिडवाइफ के जो ये प्रशिक्षण है, इसके नियमन की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल नर्सिंग काउंसिल की है, यानी नेशनल नर्सिंग काउंसिल। और अब ये जो बनेगा वो बनेगा आपका नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन। तो काउंसिल को कमीशन में, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जो है ये नेशनल नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार और
नेपोटिज्म, लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, उसके आरोप लगते रहे हैं। देश में एक तरीके से प्रशिक्षित नर्सों की और मिडवाइफ की कमी के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। तो इसमें चेंज करने, तो ये जेन्युइन भी है, सरकार ने अच्छा कदम लिया है। इसके तहत जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब नेशनल नर्सिंग काउंसिल की जगह नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बनाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन जो उसको पास होने की पूरी पूरी संभावना है। और इसमें 2 लेजिस्लेशन है, मैं उस पर भी बात करूंगा कौन कौन से आने वाले सत्र में पास हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है कि जो संबंधित विधेयक जल्दी संसद में लाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका जो नर्सिंग है, जो जिसका प्रशिक्षण है, इसके ढांचे में अत्याधुनिक बनाने में इसकी मदद मिलेगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा को नियमित करने के लिए भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर नेशनल मेडिकल कमीशन गठन किया है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को भंग करके नेशनल मेडिकल कमीशन किया जा चुका है। एग्जाम में इसको थोड़ा ट्रिकी करके पूछा जाएगा, तो आप उसका विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी में खास करके। और इसके बाद जो है कि माना यह जा रहा है कि जो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन है भी जो है आपका नेशनल मेडिकल कमीशन के तर्ज पर काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लेजिस्लेशन की मैं बात कर रहा था, तो 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो इसी साल हो सकते हैं पारित, लेकिन पूरी पूरी संभावना पारित हो जाएंगे इसी से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से। तो पहला उसमें यह है कि जो डॉक्टर और नर्स के अलावा जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो प्रशिक्षित पैरामेडिकल के लिए इन्होंने क्या किया है, एलाइड जो हेल्थ केयर वर्कर्स कहे जाने वाले या पैरामेडिकल स्टाफ, इनको एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स भी कहते हैं, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड में होता है, सीटी स्कैन से लेकर ईसीजी की मशीन का इस्तेमाल, तो कई क्षेत्रों में जो है अहम भूमिका। तो इसमें भी एक स्किल चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए, तो अहम भूमिका है। तो इसके लिए जो है कि गुणवत्ता या जो एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म की जो उम्मीद है और एक सामान्य परीक्षण को देशव्यापी ढांचे में एक तरीके से कमी है। तो ये अच्छा है कि सरकार ने इसे स्वीकार किया है। रियलिटी को स्वीकार करने के बाद ही उस पर अच्छे से काम किया जाएगा। तो फिलहाल जो है एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इस क्षेत्र को रेगुलेट करने का काम कर रही है। तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, आपका एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करने का काम कर रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है बजट के अंदर कि इस क्षेत्र को नियमित करने के लिए पिछले साल सितंबर में ही, लास्ट ईयर जो 2020 का गया है, कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल संसद में पेश किया जा चुका है। तो जाहिर है कि सरकार इसी साल इन दोनों विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी, जो कि हो जाएगा, कि सरकार के पास नंबर है। और इससे जो देश में डॉक्टरों के साथ साथ जो ट्रेंड नर्सेज हैं हमारी और जो पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, उसकी कमी दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये एचआर को लेकर, लेकिन इसका एक क्रिटिक है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो एक और बुनियादी बात है वो ये है कि स्वस्थ भी होगा आत्मनिर्भर भारत। तो वो किस तरीके से होगा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई है। 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोले जाएंगे, बीमारियों की नजर और इलाज के लिए देशव्यापी ढांचा तैयार किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा किया गया है। इसके अंदर जो एक तरीके से जो डेटा है, इसका मैं डेटा भी आपके लिए अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा आपको डिटेल से कि किस किस तरीके से उस डेटा को लिया गया है। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार ने सेहत और सिर्फ सेहत की बात की है, बहुत जोर शोर से की है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है सरकार की। अगर ये जो इसको डॉक्यूमेंट पे अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे जो है, जैसा कि मैंने कहा, टेलीमेडिसिन पर, जो मैंने शुरुआत में कहा था, टेलीमेडिसिन पर इसका जोर दिया गया है। तो कोरोना काल में जो देश में टेलीमेडिसिन का उपयोग जो है वो तेजी से बढ़ा है। तो बीते साल जो है, अगर 25 मार्च में देश को लॉकडाउन लागू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ है, उसकी टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशा निर्देश 2020 जारी करने के साथ ही इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सीडेक के ई संजीवनी ओपीडी जो इसको कहते हैं, मरीज से डॉक्टर जो है टेली परामर्श कर सकते हैं, और अप्रैल 2020 से लागू होने के बाद 10 लाख परामर्श दर्ज किए गए हैं। वहीं जो है कि प्रैक्टो की ओर से ऑनलाइन परामर्श जो ऑनलाइन है, ये 500% की वृद्धि की गई है। तो जो फ्यूचर है वो टेलीमेडिसिन पर जोर है सरकार का, और जो जेन्युइन भी है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। और एक तरीके से ये भी कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बेहतर स्वास्थ्य के मामलों में 180 देशों में भारत जो है वो 145वें स्थान पर है। तो ये लगा लीजिए इससे कितनी, जबकि हम कहते हैं विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन 180 देशों में हम 145वें स्थान पे, जो डेटा मैंने जब लेक्चर शुरू किया था उसमें आपको बताया था। तो अगर इसको बजट में इस तरीके से स्वास्थ्य की प्राथमिकता वाले 189 कंट्रीज के अंदर
भारत जो है 179 है, यानी कि हेल्थ को हमने एक तरीके से बहुत पीछे धकेला हुआ है। हम लास्ट से 10th है, यानी 189 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है, जो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो 179 पे है। तो भारत अपने बजट का 4.5% स्वास्थ्य पर खर्च करता रहा है, जिसको कहते हैं, और ये लेकिन अन्य देश के मुकाबले ये काफी कम है, 1.5 है, इसको हम रादर कहेंगे। तो जो चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, तो ये जिस तरीके से 7 से 10 पर स्वास्थ्य पर खर्च करते रहे हैं, कलेक्टिवली इसको मिला लें तो इसमें स्टेट सरकार की अगर हम बात करें तो उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये कहें कि एक तरीके से जो स्वास्थ्य की जो सुविधाओं के बारे में बात करें, तो अस्पताल में जो भर्ती हो रही है उसकी भी दर जो है वो काफी कम है। तो ये अभी जो है एडमिट होने की जो है वो 3 से 4% है। तो ये आंकड़ा दुनिया में सबसे कम है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था, जो रैंकिंग्स जो मैं आपको इसलिए बता रहा था। तो इसके मुकाबले जो है कि मध्य आय वाले देशों में, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनकी जो भर्ती दर है वो 8 से 9% है। तो आप ये देख लीजिए। और जिस तरीके से वेस्ट का हेल्थ केयर, आप कनाडा का हेल्थ केयर आप पढ़ें, आपको लगेगा, ओबामा हेल्थ केयर को आप पढ़ें, उसको आपको लगेगा कि वो कितना एक तरीके से आधारभूत ढांचा है, उनके जो वॉक-इन्स होते हैं। तो ये इसको हम बता सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे को जो इसके लिए सरकार ने एक तरीके से प्राइवेट को इनकरेज किया, तो प्राइवेट का जो रोल है वो भी इस बजट में काफी हद तक इसलिए उसको एक तरीके से सराहा गया है। तो लेकिन उसका भी एक क्रिटिक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलाज का खर्च अगर घटे तो बात बने। आम आदमी के हिसाब से अगर हम इस बजट में सोचें, उसकी जो महत्वपूर्ण जो इसकी रिक्वायरमेंट है या जो उसका दर्द है वो ये है कि जो आप प्राइवेट में जाए, आपकी बिलिंग कदम रखते ही शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, जो कि सही बात भी है। सरकार ने आपको रेफर सेंटर्स बना दिए, सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं आप उसमें इमरजेंसी में लेके जाएं, उन्होंने रेफर सेंटर करके वो किसी प्राइवेट में आपको भेज देंगे, आप बोलेंगे जिला चिकित्सालय चले जाओ। तो इतना जो टाइम का जो लॉस होता है वो जीवन और मृत्यु के बीच का है। तो वो अगर जैसे कहते हैं ना, हेल्थ मेडिसिन के अंदर 0.95% भी आपके लिए लाइफ और डेथ के बीच का फर्क है। तो ये जो टाइम सेविंग है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करना होगा, प्रोफेशनल्स को, और उनको रिक्वायरमेंट्स देनी होंगी। तो ये तमाम बातें जो है इसमें, बजट इसमें थोड़ा सा साइलेंट है, मैं ये ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन इस पे काम किया जाना चाहिए। तो तो स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने का जो लक्ष्य है, और जैसे डिफरेंट कंट्रीज का भी एक चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ आगे, तो किस तरीके से जम करें, सारे आंकड़ों पे हम बात करेंगे। हेल्थ और एक्सपेंडिचर में क्या हालत रही है, कंट्रीज में क्या रही, ये इसका पूरा क्रिटिकल जो है किस तरीके से जो एक्चुअल डेटा है, और बजटरी एक्सपेंसेस को बजटरी से अगर आप कर देंगे तो वो आंकड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस सारी तमाम जो आंकड़ों का जो खेल हुआ है हम उस पर बात करेंगे। तो इन सब के मद्देनजर जो है कि कोरोना ने स्वास्थ्य की दिशा में, अब इसमें थोड़ी सी हम कोरोना की बात कर लेते हैं। तो कोरोना ने एक तरीके से स्वास्थ्य में एक तरीके से निवेश का जो है वो तरीका बदला है। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 में, जो सरकार ने जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूर किया था, तो ये तय किया गया था कि जीडीपी का जो है 2.5% स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। ये आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2027 थी, तो उसमें ऐसा कहा गया था, एक तरीके से संकल्प लिया गया था। तो इस कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में जो निवेश के तरीके उसमें बदलाव आया है। लेकिन हमें अब सिर्फ बड़े अस्पतालों के निर्माण पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें ग्रास रूट्स तक हमें जाना है, हमें ब्लॉक्स में जाना है, पंचायती सिस्टम, रूरल में जाना है हमें। तो इसमें जो हमारी बीमारी के लिए रोकथाम करना भी जरूरी है, यानी कि आप हेल्दी तो होंगे, उसके लिए मेडिकल है, लेकिन आप हेल्दी कैसे रहे, हम इस पे भी जाएंगे। इस पे बजट ने काफी जोर दिया है, उनकी स्पीच से ऐसा लगा है। तो इसके बाद जो अगर हम नेशनल लेवल की तरफ ध्यान देना होगा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निवेश किया जाने वाला हर एक रुपया है वो किसी अन्य क्षेत्र के मुकाबले बेहतर रिटर्न देता है, ये प्राइवेट को एनकरेज करता है। और क्योंकि उस पर आप जिस तरह कहते हैं ना, एक बार्गेनिंग चिप नहीं होती, लेकिन प्राइवेट की जो बिलिंग का मेथड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो एक अलग पैरामीटर है, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। तो इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। तो उम्मीद के मुताबिक जो है इसमें बढ़ाने का ऐलान किया गया है, बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सरकार की ओर से जो बड़ा ऐलान है उसमें जैसे पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का किया गया है। इस योजना के लिए जो बजट भी है वो 64,180 करोड़ आवंटन किया गया है। लेकिन इसमें जो कैच है वो ये है कि ये रकम जो है अगले 6 वर्षों में खर्च की जाएगी, यानी एवरेज आप लगा लीजिए 10,000। लेकिन 137 करोड़ में 10,000 करोड़ में आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ जो है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत किया जाए। सरकार ने WHO के साथ जो स्थानीय मिशन को देश में लॉन्च किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट जो है जिस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, हर एक इंडिविजुअली, जो हम इसको अगले सेक्टर में देखेंगे कि किस किस मद में बढ़ाना चाहिए। वैक्सीनेशन है, वैकेंसी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, और एफसी ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन, इसको भी इसमें मिला दिया गया। तो आंकड़ों में कैसे खेल हुआ है हम इस पे बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कोविड ने एक तरीके के विशेष इंतजाम है, और ये किस तरीके से नियमों को जो वैक्सीन है सभी बच्चों को दी जाएगी, हम इस पे बात कर चुके हैं। और इसके साथ जो है कि हमें सस्ती वैक्सीन आम जनता को सस्ती देनी है। अगर ये 250 की भी मिलेगी, उसका भी एक अलग डायनामिक्स है कॉस्ट का, हम उस पर भी बात करेंगे। तो किस तरीके से मुफ्त वैक्सीन दी देनी चाहिए, किस तरीके से, जो मैंने 5 राज्यों की बात की थी कि
2017 से जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में दी जा रही थी, लेकिन अब जो है ये सारे देश में जाएगी। तो अगेन ये स्वागत योग्य कदम है। तो इन तमाम बातों के बीच जो हमारा जो बजट है ये काफी क्रांतिकारी रहा है। इसके साथ हमारे जो आंकड़े हैं उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तो इसको हम डिटेल से बात करेंगे कि जैसे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैसा था, कितना बजट का एलोकेशन था, जैसे 31,000 करोड़ फैमिली एंड वेलफेयर के लिए, हेल्थ रिसर्च के लिए। तो इनको हम अब आंकड़ों से बात करेंगे अगले लेक्चर में। हम उसको ये देखेंगे कि ये पूरी दुनिया के साथ जो मैंने आपको बताया था किस किस तरीके कंट्रीज में कितना कितना एक्सपेंडिचर होता है, ये डब्ल्यूएचओ का 2017 आपको लग सकता है पुराना डेटा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये डेटा दिया गया है। तो इसके साथ साथ जो हम देखेंगे कि ये जो तमाम बातें हैं इसके मद्देनजर जो यहाँ पर जो छुपी हुई बातें हैं, जो अनेक्स्चर और जो डेटा हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है या जिस ओर इशारा करता है, जिस तरीके से आंकड़ों को बढ़ा दिया गया है, काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उसका जो गणित है, उसका जो खेल है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पूरा क्रिटिक करेंगे। खास करके यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।